अपनी प्रिय पोती के लापता होने का सच जानने के लिए एक दादी किस हद तक जाने को तैयार होगी? इसकी शुरुआत इसाबेल से होती है, जो एक संगीत शिक्षिका है और घर से काम करती है। उसकी पोती वेरोनिका लगातार उससे मिलने आती है, जिसके साथ उसका एक अटूट रिश्ता है। दोपहर में पढ़ाने के बाद इसाबेल अपनी पोती को एक जोड़ी झुमके देती है क्योंकि उसने 2 जोड़े खरीदे थे ताकि वे दोनों उन्हें पहन सकें। वेरोनिका खुशी से झूम उठती है और उसे धन्यवाद देती है और अगले दिन साथ में दोपहर का भोजन करने का वादा करती है। शहर में जश्न मनाया जा रहा है और वेरोनिका अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने की योजना बनाती है। जाने से पहले वह अपने पिता एंटोनियो और अपनी बहन लूपे को अलविदा कहती है, जिनके साथ वह घर पर रहती है। तैयार होने के बाद वेरोनिका अपनी दोस्त माता से मिलती है और वे दोनों मेले से भाग जाती हैं। रास्ते में वे योनास से मिलती हैं, जिससे वेरोनिका उन्हें कहीं ले जाने के लिए कहती है, जिसे लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। अगले दिन इसाबेल इंतजार करती है, लेकिन उसकी पोती कभी नहीं आती। चिंतित होकर वह अपने बेटे एंटोनियो को वेरोनिका के बारे में पूछने के लिए बुलाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह घर पर ही होगी। कुछ घंटों बाद ये पता चलने पर कि वेरोनिका और मार्टा कभी अपने घर नहीं लौटी, उनके लापता होने की सूचना मिलती है। उस पल से पूरे शहर में लगातार खोज शुरू हो जाती है। हर बीतते मिनट के साथ लड़कियों के साथ वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में हताशा बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अपना शक माता के पिता राफेल पर केंद्रित कर दिया, जिसके अवैध कारोबार की अफवाहें फैली हुई थीं। हालांकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लड़की के लापता हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। इसाबेल अपनी पोती के बारे में जाने बिना सो भी नहीं सकती। सुरक्षा कैमरों की जांच के बाद पुलिस को वह रिकॉर्डिंग मिलती है जहां योनास वेरोनिका और मार्टा को उठाता है। यही कारण है कि अब उसकी पहचान जिम्मेदार के रूप में की जाती है। योनास अधिकारियों को बताता है कि उसने उन्हें सड़क पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था। उसे नहीं पता कि वे कहाँ गईं या किससे मिलने जा रही थीं। योनास द्वारा बताई गई जगह की जांच करने पर उन्हें वेरोनिका की जैकेट खून से सनी हुई मिलती है, जिससे उसके परिवार में और भी दुख होता है। कुछ दिनों बाद कुछ मछुआरों को समुद्र में माता का शव मिलता है, लेकिन वेरोनिका का कोई पता नहीं चलता है। राफेल और उसके परिवार ने अपनी बेटी को ईसाई धर्म के अनुसार दफना दिया, जबकि इसाबेल पुलिस से आग्रह करती है कि वे उसकी पोती को खोजें क्योंकि उसके साथ क्या हुआ, यह न जान पाने का विचार ही उसे अंदर तक खा जाता है। लड़की के लापता हुए 2 साल हो चुके हैं। इसाबेल अपनी पोती के बारे में जाने बिना सो भी नहीं सकती। सुरक्षा कैमरों की जांच करने पर पुलिस को वह रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें योनास वेरोनिका और मार्था को उठाता है। यही कारण है कि अब उसे जिम्मेदार के रूप में पहचाना जाता है। जोनास ने अधिकारियों को बताया कि उसने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था। उसे नहीं पता कि वे कहाँ गए थे या किससे मिलने जा रहे थे। योनास द्वारा बताई गई जगह की जांच करने पर उन्हें वेरोनिका की जैकेट खून से सनी हुई मिलती है, जिससे उसके परिवार में और भी दुख होता है। कुछ दिनों बाद कुछ मछुआरों को समुद्र में माता का शव मिलता है, लेकिन वेरोनिका का कोई पता नहीं चलता। राफेल और उसका परिवार अपनी बेटी को ईसाई रीति से दफनाते हैं, जबकि इसाबेल पुलिस से आग्रह करती है कि वे उसकी पोती को खोजें क्योंकि उसके साथ क्या हुआ, यह न जान पाने का विचार ही उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। 2 साल बाद वे केस को बंद करने का फैसला करते हैं, भले ही वेरोनिका का शव कभी नहीं मिला। वे योनास को भी रिहा कर देते हैं क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ था। ये खबर इसाबेल को दुखी करती है और एंटोनियो से कुछ करने के लिए कहती है ताकि जांच आगे बढ़ सके। हालांकि उसका बेटा पहले ही उम्मीद खो चुका है और मानता है कि आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा है क्योंकि अब उसे काम करते रहना है और अपनी बेटी लूपे की देखभाल करनी है जिसे उसकी ज़रूरत है। इसाबेल चीज़ों को ऐसे ही रहने देने को तैयार नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और राफेल की जांच करने के लिए कहती है, लेकिन ये बेकार है। इसलिए वह हिम्मत जुटाती है और माता के पिता के घर जाती है। वो अपनी पोती के साथ क्या हुआ, इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहती है, लेकिन राफेल को नहीं पता कि उसकी बेटी या वेरोनिका के साथ क्या हुआ। वो उसे बताता है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाया है। इसाबेल, जो उस पर विश्वास नहीं करती है, ये स्पष्ट करती है कि जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, वह आसानी से हार नहीं मानेगी।
इसाबेल, जो पढ़ाना जारी रखती है, अपने नियमित छात्रों में से एक बेल्ट्रान से मिलती है। चुपचाप काम करते हुए इसाबेल अखबार की कतरनें इकट्ठा करती है और उनके साथ राफेल को संबोधित एक गुमनाम धमकी भरा संदेश बनाती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो कुछ जानता है। दुर्भाग्य से अधिकारी उसे खोज लेता है, हालांकि इसाबेल संदेश के पीछे होने से इनकार करती है। दोपहर में इसाबेल योनास को एक भोजन वितरण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। उस रात जब वेरोनिका गायब हो गई थी तो क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह जितना संभव हो उतना भोजन ऑर्डर करने के अलावा कोई बेहतर विचार नहीं रखती है ताकि यह पता चल सके कि क्या योनास ही वो व्यक्ति है जो इसे वितरित करता है। जब वह देखती है कि यह काम नहीं करता है तो उसे उसकी दूसरी नौकरी का पता मिलता है। उस पर जासूसी करने के बाद वह हाथ में चाकू लेकर उसके घर तक जाती है। इसाबेल उससे पूछताछ करने को तैयार है, लेकिन योनास समय पर ध्यान देता है, उससे चाकू छीन लेता है और फिर उसके साथ बात करने के लिए बैठ जाता है। इसाबेल ने जोर देकर कहा कि वह उसे आखिरी बार अपनी पोती को देखने के बारे में विस्तार से बताए। योनास ने ऐसा किया और बताया कि उस रात जब वह लड़कियों को ले जा रहा था तो वेरोनिका ने कुछ झुमके पहने थे और हंसते हुए कहा कि वे भयानक थे लेकिन खास थे। इसाबेल को एहसास हुआ कि वे वही झुमके थे जो उसने उसे दिए थे। उसकी बात सुनने और योनास की हर बात सुनने के बाद उसे यकीन हो गया कि वो सच कह रहा है। उस रात इसाबेल फिर से दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी पोती के बारे में कोई जवाब नहीं मिल पाता है। वो वही झुमके पहन लेती है जो उसने गायब होने से पहले दिए थे और बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। अगली सुबह बेलरान उसे जगाता है क्योंकि इसाबेल भूल गई थी कि उनकी क्लास है। जब हमारा नायक उसे निर्देश दे रहा था तो बेलट्रान ने टिप्पणी की कि झुमके उसे वेरोनिका की याद दिलाते हैं। ये बात इसाबेल को चौंका देती है क्योंकि वह जानती है कि वेरोनिका ने उस जगह जाते समय झुमके पहने थे जहां योनास ने उसे छोड़ा था। तो बेलट्रान ने उसे बाद में कहीं देखा होगा। अपने होश में आकर इसाबेल गोलियां पीसती है और उन्हें कॉफी में बेलट्रान को देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसाबेल बेल्ट्रान को जगाती है और उसे प्रताड़ित करती है ताकि वह उसे बताए कि उसकी पोती के साथ क्या हुआ। बेल्ट्रान कुछ भी जानने से इनकार करता है। हालांकि जब यातनाएं और बढ़ जाती हैं और इसाबेल स्पष्ट करती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो बेल्ट्रान कबूल करता है कि उस रात वे एक पार्टी में गए थे, एक ऐसी जगह जहां उसकी पोती ने खुद को पैसे के लिए बेच दिया और एक टेलीविजन होस्ट और फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ सोई। बेल्ट्रान का उल्लेख है कि उस रात माथा और वेरोनिका बिल्कुल सही हालत में थीं, इसलिए उसे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। इसाबेल उस पर विश्वास नहीं करती है और जब वह वेरोनिका द्वारा खुद को बेचने का मजाक उड़ाता है तो वह बेल्ट्रान को तब तक पीटती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। इसाबेल सब कुछ साफ करती है और एक गलीचे से बेल्ट्रान को अपने बाथटब में खींचती है। उसी समय सेफ्रिनो उससे मिलने आता है जो घर के कुछ कामों में उसकी मदद करना चाहता है। जबकि इसाबेल जोर देकर कहती है कि वह चला जाए, बेल्ट्रान अभी भी जीवन के संकेत दिखा रहा है, जाग जाता है और पुलिस को फोन करता है। दुर्भाग्य से वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता है और इसाबेल को इसका एहसास हो जाता है। वह कॉल काट देती है और उसके शरीर को फ्रीज में रखने के लिए खींचती है। इसाबेल अपनी पोती ल्यूप के लिए पुलिस स्टेशन जाती है जिसने बहुत अधिक शराब पी रखी है और गड़बड़ी कर रही है। ल्यूप अपनी सारी बदकिस्मती के लिए अपनी बहन को दोषी ठहराती है और यहाँ तक कि इसाबेल को वेरोनिका से उतना प्यार नहीं करने के लिए भी दोषी ठहराती है। इसाबेल राफेल से मिलती है क्योंकि बेल्ट्रान से मिली जानकारी के साथ उसे यकीन है कि वह सच्चाई जानने के करीब पहुंच रही है। ये देखकर कि राफेल को भी जिम्मेदारों को खोजने में उतनी ही दिलचस्पी है, हमारा नायक उस टेलीविजन होस्ट का नाम बताता है जिसके साथ वे उस निजी पार्टी में थे। लेकिन इतना ही नहीं, इसाबेल उससे बेल्ट्रान के शरीर से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए भी कहती है, कुछ ऐसा जो राफेल करने के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत करता है। पुलिस, जो अब बेल्ट्रान के लापता होने की जांच कर रही है, उसके सामान के बीच वेरोनिका की अंतरंग तस्वीरें पाती है, जिससे प्रेस को उसके बारे में अटकलें लगाने के लिए आकर्षित किया जाता है कि वह क्या कर रही थी, कुछ ऐसा जो ल्यूप को प्रभावित करता है। राफेल टीवी होस्ट को किडनैप कर पूछताछ करने में कामयाब हो जाता है। इस बीच जब इसाबेल माता के पिता से मिलने जा रही होती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि उसे क्या जानकारी मिली है, तो वह रेडियो पर बेल्ट्रान द्वारा पुलिस को की गई कॉल सुनती है, जहां बैकग्राउंड में उस दिन से ही सीफिनो की सीटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं जब से वह आसपास था। ये बात उसे निश्चित रूप से परेशान करती है।
राफेल इसाबेल को बताता है कि होस्ट का गायब होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने उसे उस लड़की के गुण दिए हैं जो उस रात उनके साथ गई थी। इसलिए अब इसाबेल अपने छात्रों के बीच उस युवती की तलाश करेगी ताकि वे उससे पूछताछ कर सकें। सेफ्रिनो इसाबेल को धमकी देता है कि अगर वह उसके इरादों के आगे नहीं झुकी तो वह पुलिस के पास जाएगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि कॉल उसी की है, लेकिन वह उसकी धमकियों को नज़रअंदाज कर देती है। छात्रों के बीच जांच करते समय इसाबेल को यामिला मिलती है, वही लड़की जिसके बर्धमाक के बारे में होस्ट ने राफेल को बताया था। वो तुरंत उसकी जानकारी की एक तस्वीर लेती है ताकि वह उसे ढूंढ सके। जब वह घर लौटती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सेफ्रिनो ने उसकी धमकी पूरी की और उसकी रिपोर्ट दर्ज की। इसाबेल हर समय शांत रहती है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें उसके फर्श पर खून के निशान मिले हैं। ये देखने के लिए ले जाया जाएगा कि क्या वे बेल्ट्रॉन से मेल खाते हैं। इसाबेल राफेल के साथ एक सौदा करती है। वह उसे लड़की का विवरण देने को तैयार है, जब तक कि वो टेलीविजन होस्ट से वेरोनिका के बारे में सवाल पूछती है। वो हर बार लड़कियों को नुकसान पहुंचाने से इनकार करता है। राफेल एक ही बात को दोहराने से थक गया और अपनी बेटी माता के साथ सोने का बदला लेना चाहता है, उसे सबसे बुरे तरीके से खत्म कर देता है। इसाबेल आखिरकार उसे यामिला की जानकारी देती है। अब उनके पास ये जानने का एकमात्र सुराग है कि लड़कियों के साथ क्या हुआ। एंटोनियो ने इसाबेल को आपातकालीन स्थिति में बुलाया क्योंकि ल्यूक ने उसके जीवन के खिलाफ प्रयास किया था। अस्पताल पहुंचने पर उसकी पोती कबूल करती है कि वह अपनी बहन के बारे में कही गई हर बात से पहले ही थक चुकी है, कि वह अब इस तरह से नहीं रहना चाहती है और अपनी बहन के साथ एक बार फिर से मिलना चाहती है। उसके शब्दों से उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वेरोनिका के जीवित होने का दावा करते हैं। एंटोनियो ने खुलासा किया कि उस सुबह वेरोनिका खून से लथपथ घर लौटी, मदद मांग रही थी और खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती थी, क्योंकि वह माथा को पहली बार एक निजी पार्टी में ले गई थी जहां उन दोनों को बहुत अच्छा भुगतान किया जाने वाला था। बेल्ट्रान ही वो व्यक्ति था जिसने उन्हें रिसीव किया और उन्हें मूड में लाने के लिए कॉस्ट्यूम के साथ साथ एक जादुई गोली भी दी। पार्टी के बीच में जब वह माता को कुछ देर के लिए छोड़कर गई तो टेलीविजन होस्ट उसकी दोस्त को ले गया और बाथरूम में उसका फायदा उठाया। इसके तुरंत बाद माथा और वेरोनिका पार्टी से चले गए। दोनों दोस्तों में बहस हुई क्योंकि वेरोनिका नहीं चाहती थी कि वह इसकी रिपोर्ट करे। लड़ाई के बीच में माथा बुरी तरह गिर गई और उसकी मौत हो गई। एंटोनियो ने खुलासा किया कि उसने शव को समुद्र में फेंकने और वेरोनिका को तब तक के लिए दूर भेजने का फैसला किया जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हालांकि समय बीतता गया और वह कहीं और रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाया और जांच भी जटिल हो गई। इसेल ने राफेल के बदले में अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का आरोप लगाया। उसने उसे इस बात के लिए भी फटकार लगाई कि उसने उसे इतने समय तक दुख में जीने के लिए मजबूर किया। एंटोनियो ने जवाब में उसे एक अच्छी मां न होने का आरोप लगाया और उसे स्पष्ट किया कि वेरोनिका को बचाने का एकमात्र तरीका ये था कि वह इस रहस्य को छिपाए रखे। जब चीजें शांत हो जाती हैं तो इसाबेल को राफेल का फोन आता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि यामा कहाँ काम करती है। ये बात उसे डराती है क्योंकि अब उसे पता चल सकता है कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए वेरोनिका ही दोषी है। वो तुरंत एक योजना बनाती है। वो एंटोनियो से पुलिस को ये रिपोर्ट करने के लिए कहती है कि राफेल ने टीवी होस्ट का अपहरण किया है, बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए। वो केवल ये स्पष्ट करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए और वे उसके बारे में कुछ भी कहें, उसने वेरोनिका के लिए सब कुछ किया। राफेल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसाबेल यामा तक पहुंचने के लिए समय निकालती है। उसका विश्वास जीतने और उसे नशीली गोलियां देने के बाद हमारा नायक उसे खत्म करने की कोशिश करता है ताकि वह राफेल को सच न बता सके। जब वो ऐसा करने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि यामा के पास वेरोनिका के साथ हाल की तस्वीरें हैं। उसी समय उसकी पोती आती है और वे दोनों फिर से मिलते हैं। ये जानते हुए कि राफेल ने उन्हें पहले ही खोज लिया है, तीनों भाग जाते हैं और इसाबेल के एक दोस्त के घर में शरण लेते हैं। रात में हमारा नायक राफेल से मिलता है और उसे बताता है कि उन्हें सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि यामा को कुछ भी पता नहीं है। राफेल मना कर देता है, उसे याद दिलाता है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी जान ले ली और उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसे वह भूलने को तैयार नहीं है। राफेल को समझाने में असफल होने पर इसाबेल एक और योजना के साथ आती है। वह एंटोनियो से कहती है कि वेरोनिका शहर लौट आएगी और उसे ले जाना होगा। इस बीच वह यामिला को ले जाती है और उसे एक दोस्त के घर छोड़ देती है। लड़कियों को एक सुरक्षित स्थान पर रखते हुए इसाबेल धोखे से राफेल से मिलती है। माना जाता है कि वह यामा को उसे सौंपना चाहती है।
रास्ते में हमारी नायिका उसे सच बताने का फैसला करती है कि माता की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, कि वेरोनिका छिपी हुई थी और यह सब गलतियों का एक सिलसिला था। हालांकि राफेल को उसकी पोती की जान बख्शने की विनती पर दया नहीं आती है। ये देखकर इसाबेल खुद को बलिदान करने का फैसला करती है और तब तक तेजी से आगे बढ़ती है जब तक कि वह चट्टान से उड़ नहीं जाती। राफेल तुरंत मर जाता है, लेकिन इसाबेल अभी भी जीवित है। हमारी नायिका खुद को डुबोने का फैसला करती है क्योंकि किसी भी मामले में पुलिस को पहले ही पता चल गया है कि उसने बेल्ट्रान के साथ क्या किया था। अब उसके लिए केवल यही मायने रखता है कि उसकी पोती आखिरकार सुरक्षित हो जाए। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यह नई सीरीज़ कैसी लगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।